हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। एंड इससे पहले हम जो है 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो भी कवर कर चुके हैं। एंड उस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1। एंड एज यू नो कि इंडिया के जो है कुछ फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया के साइज, लोकेशन, यहाँ पे आफ्टर दैट जो है इसके कुछ फिजिकल फीचर्स हो गए, ड्रेनेज सिस्टम हो गया इंडिया का, पॉपुलेशन हो गई, वेजिटेशन हो गया। राइट, तो ये टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर किए थे। क्लाइमेट किस तरह का है, ये चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं अपनी 9th क्लास की एनसीईआरटी में। सो इफ वी टॉक अबाउट द 10th क्लास एनसीईआरटी, तो उसमें हमने सबसे पहला जो चैप्टर है वो जो है कवर किया था अबाउट द रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, so after that जो है in our second chapter we had discussed about the forest and wildlife resources। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे देख चुके हैं, काफी डिटेल्ड वे में इसे हमने यहाँ पे कवर किया था। तो आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द वाटर रिसोर्सेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसके बिना तो यहाँ पे डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। हर एक जो है इंडस्ट्री में इसकी जरूरत रहती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसकी जरूरत रहती है। तो आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर ऑल्सो। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है ये आपको पता है कि मोस्टली जो इंडिया है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड है अपनी इनकम के लिए, एग्रीकल्चर के ऊपर ही है। ठीक है, तो आफ्टर जो है इन अवर फिफ्थ चैप्टर वी हैड डिस्कस अबाउट द मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, सो डिफरेंट तरह के जो मिनरल रिसोर्सेज आपको यहाँ पे इंडिया में मिल जाएंगे, बट कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे अभी कवर कर चुके हैं। तो इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में जो है हमने यहाँ पे बात की थी। तो इसी चैप्टर को जो है आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो द क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, अभी जो है ये चीज आती है आपके सामने कि इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई किस तरह से कर सकते हैं। तो लिस्ट दी वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप डेली लाइफ में जिन्हें यूज करते हो, ट्रांजिस्टर्स हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो गए, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल्स हो गए, मेडिसिन हो गए एंड सो ऑन। तो ये जो है ना आप इन्हें डेली लाइफ में यूज करते हो। सो इफ वी क्लासिफाई द वेरियस इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, अगर आप पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है इस इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करोगे, तो तभी आपको जो है ना मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जो है बेटर वे में जो है समझ में आ जाएगा। सो नो नाउ वी विल सी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज की किस तरह से हम जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज। हम कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो एक तो हो गया आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वाले जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल हो गया, रबर एंड शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल। फिर कुछ मिनरल्स को भी यहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। ठीक है, तो ये भी एक कैटेगरी होगी की इंडस्ट्रीज होती हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं। ठीक है, जो कि अपने प्रोडक्ट्स को एज ए रॉ मटेरियल जो है आगे जो है सप्लाई करती हैं टू मैन्युफैक्चर दी अदर गुड्स। ठीक है, एग्जांपल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग एंड मिलियम स्मेल्टिंग होगी, तो इन्हें जो है ना इन चीजों का वो क्या करेंगी, यहाँ पे एल्यूमिनियम बना के, कॉपर बना के जो है वो आगे फिर बेचती हैं। तो फिर इन्हीं स्टील से, आयरन से जो है आपको पता है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे बनाई जाती हैं आगे, क्योंकि ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि यहाँ पे किसी दूसरी इंडस्ट्री को जो है रॉ मटेरियल जो है तैयार करके जो है वो भेजती है। ठीक है, ये भी जो है रॉ मटेरियल ही बाय करती हैं, फिर ये चीजें बना के, जिन्हें हम प्राइमरी भी बोल सकते हैं, फिर आगे जो है इस इन चीजों को जो है वो बेचती है। इनके लिए ये फिनिश प्रोडक्ट्स है, बट किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए जो है ये क्या हो सकता है, एक रॉ मटेरियल हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज दी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती हैं दैट प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम डायरेक्ट यूज बाय दी कंज्यूमर, जैसे कि शुगर, टूथपेस्ट हो गया, पेपर, स्विंग मशीन्स हो गया। राइट, ये कंज्यूमर्स के लिए जो है डायरेक्टली बने हुए प्रोडक्ट्स जो खरीदती हैं, उन्हें हम जो है कंज्यूमर इंडस्ट्री बोलते हैं।
तो नेक्स्ट एक होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी हम जो है इंडस्ट्रीज को जो है एक तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जिसमें जो है विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट, ठीक है। इसे जो है ये देखा जाता है कि कितनी मैक्सिमम हम यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, उसके बेसिस पे एक स्मॉल स्केल होती है, एक लार्ज स्केल होती है, ठीक है। तो बट हाँ, ये जो लिमिट होती है कि कितने इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये ओवर द पीरियड जो है चेंज होती ही रहती है। सो एट प्रेजेंट जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 1 करोड़ रुपीज है, किसके लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। तो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब ऑनरशिप के बेसिस पे भी हम जो है इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं। तो ये इंडिया का क्राइटेरिया है, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द होल वर्ल्ड क्राइटेरिया, आई एम टेलिंग यू अबाउट द ओनली इंडियाज क्राइटेरिया, ओके। तो अगर हम ओनरशिप के बेसिस पे बात करें तो पब्लिक सेक्टर आ जाता है, एक ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय दी गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे कि भेल हो गई, सेल हो गई, ठीक है। एक पब्लिक सेक्टर आ जाता है, या फिर कुछ ऐसी होती हैं कि जिन्हें गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती है ना वही यहाँ पे ऑपरेट करती हैं। तो भेल हो गई, सेल हो गई, तो ये सारी क्या है, ये जो है गवर्नमेंट वाली है। एक होती है आपके पास प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जिन्हें जो है जस्ट कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इसे ऑपरेट करते हैं। टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्री होगी, ठीक है, ये क्या प्राइवेट होगी। फिर ज्वाइंट सेक्टर वाली भी होती हैं जो कि स्टेट एंड एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके जो है इन्हें क्या करते हैं, ज्वाइंटली रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL होगी, ठीक है, ये क्या है, ये ज्वाइंटली ओन्ड है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा ही। तो नेक्स्ट आपके पास जो है कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज भी होती हैं। इसमें क्या होता है कि इसे जो है जो प्रोड्यूसर्स या फिर सप्लायर होते हैं, जो रॉ मटेरियल के एंड इवन वर्कर्स होते हैं, ये सभी मिलके जो है ना एक पूल बना लेते हैं, राइट। उसमें जो है ये अपना शेयर डाल देते हैं। तो इन सभी ने जो है शेयर होता है सभी लोगों का, तो वो जो है इस ऐसी इंडस्ट्रीज जो है लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है अमूल हो गया, ठीक है, अमूल की हो गई यहाँ पे, वो क्या है, वो एक कोऑपरेटिव है, ठीक है। अमूल जो है वो एक कोऑपरेटिव है। तो ये क्या है, जितने भी किसान थे उन सभी ने जो है अपना शेयर जो है यहाँ पे मिलाया हुआ है। तो उसमें जो है ये दे पूल इन द रिसोर्सेज, एंड बाद में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है फिर उसे वो जो क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो सच एग्जांपल जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज होगी यहाँ पे महाराष्ट्र में, कॉयर इंडस्ट्रीज होगी यहाँ पे केरला में, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, यहाँ पे अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि रॉ मटेरियल के वेट के अकॉर्डिंग, उसके बल्क के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं एंड लाइट इंडस्ट्रीज में हम जो है इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हैवी इंडस्ट्रीज होगी जैसे कि आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री होगी, लाइट इंडस्ट्रीज होगी या जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स की इंडस्ट्रीज होगी, जो कि बहुत ही लाइट से रॉ मटेरियल जो होते हैं उन्हें यहाँ पे यूज करते हैं, एंड इवन जो है लाइट गुड्स को ही जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वी हैव एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन टेक्सटाइल्स, शुगर एंड एडिबल ऑयल एटसेट्रा जो है ये किसके ऊपर होती हैं, ये एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो है ये डिपेंड होती हैं ये सारी इंडस्ट्रीज। तो इसमें आ जाती है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। So the textile industry occupies unique position in the Indian economy, ठीक है। काफी यूनिक पोजीशन है। आपको आप जो है आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी ना, राइट, ये उसी समय में काफी अच्छी जो है ये इस्टेब्लिश थी। चाहे जो है उस समय में हैंडमेड ही जो है यहाँ पे टेक्सटाइल जो था वो बनाया जाता था। जो सिल्क था इंडिया का कॉटन हो गया, राइट, उसकी कितनी ज्यादा डिमांड थी यहाँ पे। ब्रिटेन के जो रूलर्स हैं, राइट, वो जहाँ पे इंडिया से बने हुए जो कपड़े थे ना वो ही वो पहना करते थे। बट बाद में हाँ 18 सेंचुरी में जाके जो है फिर ब्रिटेन में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको देखने को मिला था, तब जाके जो है ना फिर थोड़ा सा सेटबैक पहुंचा था इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो ये बहुत ही पुराना है, ठीक है, बहुत ही पुराना है इतिहास हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, राइट। सो इंडियन इकोनॉमी में जो है इसकी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो है ये कंट्रीब्यूट करती है, फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में जो है ये एक तरह से कंट्रीब्यूट करती है।
So it is the only industry in the country which is self reliant and complete. ठीक है, हमारे इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एक ओनली इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ रिलायंट है, किसी दूसरी इंडस्ट्री के ऊपर ये डिपेंड नहीं है, एंड ये कंप्लीट है। ठीक है, अपनी वैल्यू चेन में रॉ मटेरियल से लेके हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तक। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे जो है इन्होंने बताया हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। पहले फाइबर जो होता है उसे प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि कॉटन हो गया उसकी खेती की जाती है, वो क्या होता है उसे हम रॉ फाइबर बोलते हैं। ठीक है, फिर इस रॉ फाइबर को जो है स्पिन किया जाता है, स्पिनिंग इंडस्ट्री भी आ जाती है, वो भी एक अलग पार्ट है इसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही। ठीक है, तो उसमें ये सेकेंडरी इंडस्ट्री आ जाती है स्पिनिंग की। तो फिर स्पिन करके जो है यान जो है वो तैयार किया जाता है, राइट। तो फिर अब क्या है, कई कंट्रीज को हम यान तैयार करके, जैसे कि जापान हो गया, राइट, जापान को जो है हम यान का जो है क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, राइट। बना हुआ यहाँ पे यान जो है फाइबर से हम जो है स्पिन करके यान बनाते हैं, तो फिर यान को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आफ्टर देयर इज अ वीविंग, फिर इस यान को क्या किया जाता है, बुना जाता है, नीट किया जाता है, राइट। एक फैब्रिक जो होता है ना, कपड़ा होता है, जैसे प्लेन कपड़ा है वो यहाँ पे बना दिया जाता है। यान को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है आपके लिए, एक धागा हो गया। ठीक है, धागा बना दिया, फिर इस धागे को बुन के हम क्या करते हैं, उसे वीव किया जाता है। तो फिर एक क्लॉथ जो होता है ना, प्लेन क्लॉथ जो है वो यहाँ पे बनाया जाता है, उसे वीविंग एंड निटिंग बोलते हैं। तो ये भी एक अलग इंडस्ट्री है। तो ये क्या बनाती है, एक फैब्रिक बना देती है। ठीक है, तो उसके बाद में इस फैब्रिक को फिर डाई किया जाता है, प्लेन क्लॉथ हो गया, व्हाइट क्लॉथ हो गया, वो वीव किया है उन्होंने यान से, फिर डाई किया जाता है अलग अलग कलर्स में, इसे फिनिशिंग जो है वो दी जाती है, ये भी एक अलग इंडस्ट्री है। तो फिर इसी से जो है हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं। तो फिर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है, राइट। तो फिर वो क्या होते हैं, उसे गारमेंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है पूरा प्रोसेस है यहाँ पे आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, राइट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है ना आपकी ये जो है कुछ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज भी होती हैं। इतने सारे प्रोसेस जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल जो था उसे हैंड स्पिनिंग के साथ ही प्रोड्यूस किया जाता था, एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स से उसके साथ इसे किया जाता था। बट 18th सेंचुरी में पावर लूम्स आ गए थे, पावर लूम्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे थे। ठीक है, जो कि एक ही समय में जो है काफी सारा जो यान था वो प्रिपेयर कर देते थे। हाउएवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो थी उन्हें कॉलोनियल पीरियड में जो है काफी सेटबैक लगा था, क्योंकि जो है वो क्लोथ में, जो क्लोथ यहाँ पे इंग्लैंड में बन के आता था ना, जो कि मिल से बना हुआ था, उससे वो compete नहीं कर पाते थे, क्योंकि इंग्लैंड से बना हुआ जो कपड़ा था वो बहुत ही सस्ता मिलता था, तो इंडिया में का जो हैंडमेड कपड़ा था वो बहुत ही महंगा पड़ता था। ठीक है, तो इन द अर्ली इयर्स ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो जस्ट जो है महाराष्ट्र एंड गुजरात के आसपास ही यहाँ पे कंसेंट्रेटेड थी, क्योंकि वहीं पे इसकी खेती की जाती थी। तो अब क्या है, अभी रॉ कॉटन अवेलेबल है, मार्केट्स है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पोर्ट फैसिलिटीज है, लेबर भी है, एंड मॉइस्ट क्लाइमेट भी है। तो इसकी वजह से अब क्या हो गया, किसी दूसरी लोकेशंस पे भी हम जो है इस इंडस्ट्री को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्री है ना टेक्सटाइल वाली, इसका एग्रीकल्चर के साथ जो है बहुत एक क्लोज लिंक है, एंड फार्मर्स को जो है ये लिविंग प्रोवाइड कर रहा है, कॉटन बॉल प्लकर्स को लिविंग प्रोवाइड कर रहा है, वर्कर्स इंगेज्ड इन द गिनिंग स्पिनिंग वीविंग डिजाइनिंग, उन सभी को जो है ये क्या कर रहा है, एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरह से प्रोवाइड करवा रहा है। तो द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्री, तो अब ये जो है दूसरी इंडस्ट्रीज को भी जो है काफी सपोर्ट करती है, जैसे केमिकल्स, डाई, पैकेजिंग मटेरियल हो गए, इंजीनियरिंग वर्क्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज, डाई यूज की जाती हैं कपड़े में, पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जाते हैं, तो दूसरी इंडस्ट्री जो है ना उन्हें भी सपोर्ट कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, वाइल स्पिनिंग जो है वो जो है अभी महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में ही जो है की जाती है। तो वीविंग की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अब जो है इसका कॉटन, सिल्क, जरी एंड एम्ब्रॉयडरी जो है वो अब दूसरी जगह पे भी जो है किया जाता है काम। ठीक है, तो स्पिनिंग में जो है इंडिया का काम जो है वो वर्ल्ड क्लास का है, बट वीविंग में जो है अभी थोड़ी सी लो क्वालिटी है, राइट। लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक यहाँ पे अभी प्रोड्यूस किया जाता है। सो वीविंग जो है अभी हैंडलूम, पावरलूम या फिर मिल्स में जो है इसे किया जाता है। ओके, तो दी हैंडस्पन खादी जो है वो एक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जो है वीवर्स को प्रोवाइड करवाता है इन देयर होम्स एज ए कॉटेज इंडस्ट्री। इंडिया जो है यान यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है टू दी जापान ऑल्सो, एंड दूसरा है यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस,
ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज, इन्हें भी यहाँ पे यान जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड कॉटन यान का तो एक वर्ल्ड ट्रेड है, काफी लार्ज शेयर है कॉटन यान का इन द वर्ल्ड ट्रेड। एंड हमारी जो स्पिनिंग मिल्स है वो काफी कॉम्पिटिटिव है एट द ग्लोबल लेवल्स एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस, ठीक है। सो वीविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट है वो, बट वो ज्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है। And there are some large and modern factories in these segments, but most of the production is in fragmented small units which cater to the local market, ठीक है। So as a result, many of our spinners export cotton yarn while apparel garment manufacturers have to import the फैब्रिक। तो क्या होता है कि जो स्पिनर्स है ना, यान को जो है एक्सपोर्ट ही कर देते हैं। जो इंडिया में जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है ना, जो गारमेंट्स वगैरह बनाते हैं, उन्हें फिर फैब्रिक को इम्पोर्ट करना पड़ता है। Although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, the need to import is still felt। चाहे यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का जो है एक तरह से कपड़ा प्रोवाइड किया जा रहा है हमारी गारमेंट इंडस्ट्री को, बट फिर भी जो है अभी इम्पोर्ट करना पड़ता है, डिमांड ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे पावर सप्लाई जो है ना उसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है एंड मशीनरी जो है वो भी अपग्रेड करने वाली है जो वीविंग इंडस्ट्री की, ठीक है। स्पिनिंग में तो काफी अच्छा है इंडिया, ठीक है, यान जो है काफी अच्छे तरीके से इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। बट वीविंग में आ जाते हैं ना जब हम यहाँ पे, तो उसमें जो है लैग कर रहा है, ठीक है। उसके लिए अच्छी क्वालिटी की मशीन की जरूरत है, हाई क्वालिटी की जो है यहाँ पे एक तरह से इंडस्ट्रीज की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। सो लो आउटपुट है यहाँ पे, लेबर की स्टिफ कंपटीशन है विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है अभी ये लैग कर रहे हैं, राइट। So that's all for the day and we will continue with the same chapter in our next video। and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें।